नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका फ्लेबस क्या है और सारी चीज़ें फ्लेबस जो है एक एक पॉइंट में हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे और पॉइंट वाइज जो है डिस्कस करने के बाद में हम ये बताएंगे कि हर एक सेक्शन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे आपको तैयार करनी है ताकि आप जो है जो पीईटी है उसको आप क्लियर कर पाएँ और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको क्लियर भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पर, इसके बुक पर और आपकी रणनीति क्या हो ताकि आप जो है पीईटी बड़ी आसानी से आप जो है क्वालिफाई कर ले जाएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पीईटी है वो लिखित परीक्षा इसकी कैसे होगी भाई। तो ये ऑनलाइन होगी, पहले बात इसको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है और जो परीक्षा में प्रश्न होंगे वो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा भाई, 1 अंक का होगा। ठीक है, यानी कि 100 प्रश्न 1 अंक, यानी कि टोटल 100 अंक का हो जाएगा। और गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 कटौती भी किया जाएगा, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में यहाँ पर बनाए रखना है। यानी कुल 100 अंक का हो जाएगा। जो टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का मिलेगा, यानी कि आपको 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है। कैंडिडेट को केवल क्या करना होगा, ये लिखित परीक्षा ही क्लियर करनी होगी क्योंकि ये पीईटी है। जैसे आपका टेट होता है फिर सुपर टेट होता है, तो ये आपका पीईटी यानी कि आपके प्री एग्ज़ाम टाइप में अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद में जो वैकेंसियाँ आती हैं, लेखपाल की आ गई, कानून गो की आ गई, इसी में लोअर पीसीएस की भी आती है, तमाम सारी वैकेंसियाँ, तो उन सब के आप फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद उम्मीदवार कई भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो पात्र होंगे। इसका जो रिजल्ट है वो न्यूनतम 3 साल के लिए मान्य होगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो रिजल्ट होगा ये 3 ईयर्स के लिए जो है मान्य होगा, समझ रहे हैं। अगर एक बार आप पास कर लेते हैं तो फिर आने वाले 3 साल तक जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं यूपी ट्रिपल एससी से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 साल के दौरान आप कई मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इस 3 साल के दौरान भी आप जितने भी जो आते हैं उन सब में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब विषय का नाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे और कुल प्रश्न और फिर कुल अंक देखेंगे। कुल समय आपको यहाँ पर 2 घंटे पहले ही बता दिए गए हैं। तो जो भारतीय इतिहास है वो आएगा आपका 5 नंबर का और इसमें से राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया गया है, समझ रहे हैं। तो भारतीय इतिहास यानी कि जिसे हम प्राचीन पढ़ते हैं और मध्य पढ़ते हैं और आधुनिक पढ़ते हैं, तो ये आपका तीनों इतिहास हो गया और प्लस यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका अलग से दे दिया गया है। तो यानी कि अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। भूगोल में बात करें तो भूगोल जो है 5 अंक का आएगा। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी आपको 5 अंक का आएगा। भारतीय संविधान के साथ साथ थोड़ा सा इसमें लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड कर दिया गया है जो कि 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक आएगी। अभी आगे हम लोग जो है सिलेबस देखेंगे। प्राथमिक अंकगणित यानी कि प्रारंभिक अंकगणित जो आएगा वो आपका 5 नंबर का आएगा। हिंदी भी आएगा इसमें 5 नंबर का, अंग्रेजी भी आएगा इसमें से 5 नंबर का। रीजनिंग जो होती है तर्क शक्ति वो भी आएगी आपकी 5 नंबर की। समसामयिकी यानी कि इसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा जो कि 10 नंबर का आ जाएगा। 10 प्रश्न 10 अंक का। सामान्य जागरूकता जिसे कि हम जीके बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो आप लूसेंट में लास्ट में विविध वाला पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिला करके इसमें से आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। हिंदी गद्यांश और व्याकरण, आप देखेंगे हिंदी के जो अपठित गद्यांश आते हैं, अपठित जैसे कि इंग्लिश में हम उसे अनसीन पैसेज बोलते हैं, तो गद्यांश आएगा, गद्यांश लिखा रहेगा और उसका आपको आंसर उसी में से खोज करके देना रहेगा। और कुछ व्याकरण से भी प्रश्न आएंगे यहाँ पर, जैसे कि आपका संज्ञा सर्वनाम, ये सारी चीज़ें इन सब में से। तो ये कुल मिलाकर के 10 अंक का हो जाएगा। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तो ये ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण जो है ये मैथ का है, ठीक है। तो मैथ में
जो आपका DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक ऐसे ग्राफ टाइप का बना करके कुछ डाटा दे दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैथ का है। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण ये आपका रीजनिंग में आता है। ये रीजनिंग में जो उसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से ग्राफ बना करके इसमें भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब 10 नंबर के कुल मिला करके यहाँ पे आप 100 प्रश्न और 100 अंक यहाँ से आप सब देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने हैं। अब हम लोग अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल्ड में आपका सिलेबस वो क्या है और क्या क्या पूछा जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको एक एक पॉइंट पता चल जाएगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि क्या छोड़ देना है। आपको सब नहीं पढ़ना है, मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, आपको बस वही पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब भारतीय इतिहास हम लोग देखेंगे, ये 5 अंक का है। इसमें पहले नंबर जो आपको पढ़ना है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा पढ़ लेंगे। वैदिक संस्कृति आप पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म में डायरेक्ट पहुंचेंगे और बौद्ध धर्म में आपको क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है और उनकी शिक्षाएं पढ़नी है। तो ये स्पेशली ये 2 चीज़ आपको पढ़नी है, बाकी सारी बवाल आपको छोड़ देनी है। जैन धर्म में हम लोग आएंगे तो महावीर की जीवनी और शिक्षाएँ, ये 2 चीज़ें पढ़नी है, बाकी आपको स्किप मार देनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सेपरेट करके बताया गया है कि आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। मौर्य वंश में अगर हम आते हैं तो अगर केवल आपको मौर्य वंश लिख दिया गया तो मौर्य वंश बहुत बड़ा है, सब आप पढ़ते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मौर्य वंश में आपको केवल और केवल सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं फिर गुप्त वंश में। गुप्त वंश में आपको केवल समुद्रगुप्त को पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनको पढ़ना है। तो आप देख रहे होंगे कि सिलेबस जो है यहाँ पर कितना कॉन्साइज है, यानी कि आपको पूरा गुप्त वंश नहीं पढ़ना है। गुप्त वंश में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप केवल समुद्रगुप्त को पढ़ लेंगे और विक्रमादित्य को पढ़ लेंगे। हर्षवर्धन को आप पूरा पढ़ लेंगे। राजपूत काल आपको पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है और मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ना है, बाकी जो टॉपिक इसमें नहीं है उसको छोड़ देना है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप आ जाएंगे, मराठा साम्राज्य को पूरा पढ़ लेना है और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय कैसे होता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की पूरी क्रांति आपको पढ़ लेनी है। और ब्रिटिश राज्य का साम्राज्यिक और आर्थिक प्रभाव, यानी कि जो ब्रिटिश राज्य था उसने अपना साम्राज्य कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ाया, वो आपको पढ़ना है। और उसके आर्थिक प्रभाव, कई सारी इनकी नीतियाँ थीं, उनके आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या क्या पड़े, ये चीज़ें पढ़ना है। अब प्रश्न आता है कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो भाई आपके पास अगर स्टैंडर्ड बुक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है, आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं या आप हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास और सारी अच्छी किताबें होंगी, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मीडियम लेवल के हैं या जो केवल बस पेट की ही तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये लूसेंट बहुत ही परफेक्ट है और ये पूरा आपका काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट की बुक लेना है और लूसेंट की बुक में से इन सभी टॉपिक्स को जो है खोज करके यहीं से आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और किसी भी बुक की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि अलग से इसमें दिया गया है 5 अंक का। अब आंदोलन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं वो आपको यहाँ से देख लेना है। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, स्पेशली ये 2 आंदोलन आपको यहाँ से पढ़ने हैं। और इन दोनों आंदोलनों में महात्मा गांधी और जो अन्य नेता थे उनकी भूमिका क्या है उसको यहाँ पर पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो भी बवाल है उसको छोड़ देना है। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो भाई पहले देखेंगे हम लोग
उदारवादी नेता थे पहले पहले, उसके बाद में क्रांतिकारी नेताओं का उदय हुआ, कुछ क्रांतिकारियों का उदय हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गए, तो वो देखना है। और उग्र राष्ट्रवाद का जहाँ से उदय होता है हमको वो पढ़ लेना है। विधायी संशोधन ये देख लेना है, यानी कि जो आपका संशोधन है, तो विधायी संशोधन आपको ये पॉलिटी में भी मिल जाएगा, तो आप चाहे पॉलिटी में पढ़ लीजिए और चाहे जो है आप यहाँ मॉडर्न इंडिया में पढ़ लीजिए। जो आपके संशोधन आए थे स्टार्टिंग से 1773 का एक्ट, 84 का एक्ट, ये सारी चीज़ें। और इसमें ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935 ये स्पेशल दिया गया है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 वाला जो पूरा प्रावधान था वो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आज़ाद हिंद फौज अच्छे तरीके से देख लेना है, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको पूरे तरीके से देख लेना है। तो आप देख रहे होंगे लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है, लिमिटेड आपके यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई कर करके पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ लेनी है, बहुत ही सिंपल है। और ये भी सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी भाई, तो ये लूसेंट वाले में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएगा। यदि आपके पास और भी बहुत सारी इतिहास की किताबें हैं तो कहीं से भी मिल जाए, टॉपिक कहीं से भी मिल जाए, आपके पास और भी अच्छी बुकें हैं तो आप वहाँ से खोज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आपके पास अच्छी बुकें नहीं हैं, आप केवल पेट की तैयारी करना चाहते हैं और भी लूसेंट से, तब आप इसको आप लूसेंट में ज़रूर मिल जाएगा और यहाँ पर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं भूगोल में, ये भी 5 अंक का है। तो भूगोल में हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और भारत और विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको सब नहीं पढ़ लेना है, बहुत बड़ा है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, आप पढ़ते चलेंगे। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो नोट कर लेना है। जैसे कि नदियाँ पढ़ लेनी है। अब नदियाँ भारत की भी पढ़नी है और विश्व की भी पढ़नी है। मेन नदी घाटी जो है भारत की भी पढ़नी है और विश्व की पढ़नी है। भूजल जो संसाधन है वो पढ़ लेना है। पर्वत पढ़ लेना है भारत की और विश्व की। पहाड़ियाँ और जो हिमनद हैं वो पढ़ लेना है। मरुस्थल जो हैं और शुष्क क्षेत्र जो हैं आपको वो पढ़ लेना है। वन है और खनिज संसाधन है, और खनिज संसाधन स्पेशली यहाँ पर लिखा है विशेषकर भारत के संबंध में। तो ये जो खनिज संसाधन है वो विशेष करके क्या आपको कहाँ से पढ़ना है, भारत के संबंध में आपको स्पेशली रूप से पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, तो यहाँ से आपको देखना है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये आपको यहाँ से देखना है। जलवायु तथा मौसम आपको ये पढ़ने हैं और टाइम जोन पढ़ने हैं, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास पढ़ने हैं। ये सब आपको किस रिस्पेक्ट में पढ़ना है भाई, तो ये सब आपको भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल है ये आपको दोनों से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे भी जो आपका भूगोल है वो भी आप बड़े अच्छे से आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं यदि आपके पास और भी बुकें हैं। जैसे कि आप देखेंगे महेश बर्णवाल की बुकें हैं, ठीक है। महेश बर्णवाल की बुक्स है जिसमें भारत और विश्व दोनों दिया है, उसमें ये टॉपिक सारे आपको और अच्छे से मिल जाएंगे अगर वो बुक आपके पास है तो, नहीं तो लूसेंट ही काफ़ी है। अगला देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो ये भी 5 अंक का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1900, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे 1917 से 1991 तक होना चाहिए। 1917 से नहीं, 17 से नहीं, 1947 से। तो ये जो है आपका 1947 से 1991 तक ये आपका जो है यहाँ तक होना चाहिए। योजना आयोग देखेंगे और पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़ लेनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ लेना है, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र ये देख लेना। हरित क्रांति आपको पढ़ लेना है। दुग्ध विकास में आपको स्पेशली ऑपरेशन फ्लड क्या होता है ये पढ़ लेना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन, आपको वो पढ़ लेना है। प्लस जो है इसमें जो सुधार हुए हैं आपको वो पढ़ लेना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है आपको वो पढ़ लेनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, तो स्पेशली जो है 2014 के पश्चात हमें देखना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कृषि सुधार देखना है 2014 के पश्चात, ढांचागत सुधार देखना है, श्रम सुधार देखना है, आर्थिक सुधार देखना है, और ये जो आपकी जीएसटी आई है वो देखना है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज से ही आपको पढ़ना है और पढ़ते हुए आपको फटाफट जो है नोट्स अपने अलग से बनाते रहना है। तो ये जो है आपको सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, तो ये आपको भी लूसेंट में सारी चीज़ें बड़ी आराम से मिल जाएंगी। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी 5 अंक का आएगा। इसमें भारतीय संविधान ये पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको वो पढ़ लेने हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य ये पढ़ लेने हैं। संसदीय जो प्रणाली है आपको ये पढ़ लेना है। संघीय प्रणाली पढ़ना है। संघ और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है। न्यायिक ढांचा में हमको सर्वोच्च न्यायालय और केवल उच्च न्यायालय पढ़ना है। और जिला प्रशासन पढ़ना है। स्थानीय निकाय पढ़ना है। पंचायती राज संस्थाएं पढ़नी है। तो ये सब फिक्स टॉपिक है। फिक्स टॉपिक को ही आपको खोज करके पढ़ना है। आपको पूरा संविधान बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा संविधान आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज से आप जो है खोजिए कि ये टॉपिक कहाँ है, उसी को आपको पढ़ते जाना है। तो ये सारे टॉपिक आपको अगेन लूसेंट में बड़े आराम से मिल जाएंगी। उसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, अच्छी बुक हो भाई, किसी के पास लक्ष्मीकांत हो, किसी के पास परीक्षा वाणी हो, कोई भी बुक हो, किसी भी बुक में आप ये सारे टॉपिक जो है आप खोज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसने अभी बुक नहीं लिया है या जो केवल पीईटी का ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लोअर का एग्ज़ाम, तो वो जो है लूसेंट से पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में हम लोग देखते हैं तो ये इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान लिखा है, रसायन विज्ञान लिखा है, जीव विज्ञान लिखा है। इसमें टॉपिक जो है अलग अलग से नहीं लिखे हैं। तो इसमें जो भी आपको बेसिक चीज़ें आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो लूसेंट है वो जो है क्या है आपका एनफ है। लूसेंट से ही आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक गणित में अगर आपको देखा जाए तो पूर्ण संख्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है, दशमलव पूछ रहा है, प्रतिशतता पूछ रहा है, साधारण अंक गणितीय समीकरण पूछ रहा है, वर्गमूल एवं घनमूल पूछ रहा है, वर्ग और वर्गमूल पूछ रहा है, घातांक पूछ रहा है, घात पूछ रहा है और औसत पूछ रहा है, ठीक है। इतने ही टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। लिमिटेड टॉपिक हैं, इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो या तो आपके पास जो है ये बुक हो एस.डी. यादव की, या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, या फिर आपकी लूसेंट की बुक हो, या फिर किसी भी राइटर की बुक हो। बुक से मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको केवल ये टॉपिक देखने हैं और यही टॉपिक उससे खोज करके आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक अंक गणित। सामान्य हिंदी में हम लोग आते हैं तो ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थक शब्द है, और मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य। तो ये सारी चीज़ें आपको 100% आपको कहाँ से मिल जाएगी, लूसेंट के हिंदी बुक से मिल जाएगी, ठीक है। लूसेंट के हिंदी बुक से बड़े आराम से आपको मिल जाएगी भाई। और जिनके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, तो वहाँ से अगर ये सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं तो वहाँ से ये सारे टॉपिक आपको खोज के पढ़ लेने हैं। सामान्य अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण आएगा। व्याकरण मतलब कि ग्रामर आ जाएगा। तो ग्रामर में क्या होता है, खास करके आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें, आपका सेंटेंस हो गया, और आपका यहाँ पर कुछ टेंस हो गया। यही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। अपठित गद्यांश आप लोगों ने भाई अनसीन पैसेज जो है पढ़ा होगा कक्षा 10 में और कक्षा 12 में। तो एक पैसेज दिया रहता है उसको पढ़िए, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है उसको इसी में से खोज करके आंसर दीजिए, तो आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएगा। अंग्रेजी के लिए आपके पास अगर कक्षा 10 की कोई भी ग्रामर की बुक हो, या फिर किसी क्लास की ग्रामर की बुक हो, या फिर किसी कंपटीशन की बुक हो, और नहीं हो तो एक लूसेंट की बहुत छोटी हल्की सी जो है बुक आती है ग्रामर की, तो वो आप ले सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग देखेंगे, तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग, ये भी 5 अंक का आएगा। तो बृहत एवं लघु, इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है,
क्रम, आर्डर और रैंकिंग आता है, संबंध आता है, समूह से भिन्न को अलग करना यानी कि एनालॉजी आती है, कैलेंडर आएगी, घड़ी आएगी, कारण और प्रभाव आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, निगुणात्मक तर्क आएगा, कथन विश्लेषण आएगा और निर्णय लेना आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल यही टॉपिक्स पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये अरिहंत की आर.के. झा की बुक आती है, ये आप ले लीजिए। और यदि आपके पास कोई भी बुक्स हो तो उसमें से आप ये टॉपिक खोज करके आप जो है ये फटाफट वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इतने टॉपिक्स की आप लोग तैयारी कर लीजिए। अब बात आती है समसामयिकी की यानी कि करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं भाई? तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी जो है मंथली मैगजीन जो है ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप मंथली मैगजीन जो है यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी मंथली मैगजीन जो है आप ले लीजिए और मंथली मैगजीन आपको पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे ई दृष्टि, नवत्र, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आती है आप ये ले सकते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म की आती है वो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आती हैं, इसमें से कोई भी मंथली मैगजीन आप ले करके पढ़ लीजिए। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि ये 6 महीने का एक साथ में बुक आएगा, ठीक है। 6 महीने का एक साथ में कोई ना कोई जो है वो निकलेगा। तो 6 महीने का आपको लास्ट में निकलेगा, यानी कि आपको कुल मिलाकर के जनवरी से और जब ये एग्ज़ाम होगा अगस्त में या फिर सितंबर में, वहाँ तक आपको हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता में जिसे कि हम जीके बोलते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, राजधानी, मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये आपको पॉलिटी में ही पढ़ लिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाए जाते हैं, विश्व संगठन, उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के जो अलग अलग खेल हैं, अनुसंधान जो संगठन है कहाँ कहाँ पर है, प्रसिद्ध पुस्तकें, उनको लेखक कौन कौन से हैं, पुरस्कार और विजेता कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। लास्ट में जो विविध करके लिखा रहता है आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और ये जो आप दृष्टि रिमाइंडर लेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों से आपको मिला करके ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। आपठित हिंदी गद्यांश में आपको क्या क्या आएगा, गद्यांश, आपठित गद्यांश हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ से आपको आंसर इसी में से खोज करके लिखना होगा। तो वेरी सिंपल। तालिका की व्याख्या, ये आपको रीजनिंग में आएगा, थोड़ा सा तालिका दिया रहेगा और उसमें से कुछ डाटा दिया रहेगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपकी व्याख्या करनी रहेगी। ग्राफ की व्याख्या, तो वहाँ से आप जो है ग्राफ कुछ दिए रहेंगे मैथ्स में, जैसे कि हम DI बोलते हैं, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहीं से आपको डाटा निकाल करके इसका आंसर देना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा यूथ कंपटीशन की UPSSC PET सॉल्व्ड पेपर, ठीक है। 53 सॉल्व्ड पेपर हैं, ये आपको ज़रूर बाई कर लेनी है। प्रीवियस ईयर के ये जो 53 सॉल्व्ड पेपर हैं, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को आपको एक सरसरी निगाह से देखते जाना है। काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटिंग में मिल जाएंगी। तो ये जो ये है, ये क्वालिफाइंग होगा और ये 100 अंकों का होगा। और इसमें सामान्य, हिंदी, अपठित, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, कौन कौन कितने कितने अंक के आएगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा। और जो आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4 भी होगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेबस एक एक करके बारीकी से यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ये आप PDF जो है आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक आपको दिया रहेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF डाउनलोड करके और एक एक सिलेबस से, मतलब जो जो टॉपिक है आपको टॉपिक वाइज से ही पढ़ना है, उससे कम या उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।